तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। यस सर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संकलन अभिक्रिया के बारे में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और ऑक्सीकरण के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जिसमें से पेपर में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एथेनॉल के गुणधर्म पढ़ेंगे, एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके बाद निर्जलीकरण क्या होता है, एथेनॉइक अम्ल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये बच्चों, इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा साबुन के बारे में और चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज बच्चों तुम्हारे साथ दूसरी क्लास है, तो बच्चों एक बार इधर भी दिखा दो। ये हमारे 10वीं क्लास का, यहाँ से नहीं है, इधर से नीचे से, हाँ इधर से लेके यहाँ ले, ठीक है। तो ये हमारे 10वीं क्लास के कुछ बच्चे जो लगातार ट्यूशन आ रहे हैं, की छुट्टी नहीं कर रहे हैं। और हम शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। और बच्चों जो ध्यान से सुनना है, जो जो समझ में नहीं आएगा पूछते जाना है, ठीक है। और एक एक पॉइंट को बिल्कुल सही तरीके से समझना है, क्योंकि पेपर में जो सवाल आएगा टॉपिक के अंदर से आएगा, अंदर से ही आएगा, रटा रटाया बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर तुम समझ कर जाओगे तो सारे सवाल हो जाएगा, अगर नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बच्चों देखो, पहला टॉपिक है एथेनॉल। एथेनॉल के बारे में हमने पहले भी कहा था कि एथेनॉल जो है एल्कोहल समूह से बिलोंग करता है, प्रक्रियात्मक समूह है जिसका नाम है एल्कोहल। एल्कोहल के दूसरा मेंबर कौन है, एथेनॉल है। और बच्चों हमने ये भी कहा था एथेनॉल का प्रयोग है जो पीने के पर्पज से किया जाता है, दवाई बनाने में किया जाता है, टॉनिक बनाने में किया जाता है, सिरप बनाने में किया जाता है। और उसी एथेनॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। वो जो पहला पॉइंट है, यह कमरे के ताप पर द्रव्य रूप में पाए जाते हैं। जितने भी एथेनॉल होते हैं वो सारे के सारे कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में पाए जाते हैं, यानी कि पानी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसीलिए तो इसका इस्तेमाल दारू बनाने में, सिरप बनाने में, संतरा बनाने में, अड्डा पोहा जो भी था सब चीज को बनाने के लिए हम एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। और बच्चों यह एक अच्छा विलायक है, ये जो है एक अच्छा विलायक है। अच्छा विलायक का मतलब इसमें कोई भी, ये किसी में भी घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, ठीक है। कोई मेडिसिन बनाते हैं, दवाई बनाते हैं, टॉनिक बनाते हैं, सिरप बनाते हैं, उसमें भी घुल जाता है। इसीलिए इसका उपयोग, ये अच्छा बच्चों देखो पेपर में क्या सवाल पूछा जाएगा। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि एथेनॉल का प्रयोग कफ सिरप, टॉनिक और टिंचर आयोडीन बनाने में क्यों किया जाता है। तो एक ही पॉइंट याद रखना है, क्योंकि एक अच्छा विलायक है। क्या एक अच्छा विलायक है, ये जो है एक अच्छा विलायक है, ठीक है बच्चों। इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कफ सिरप में किया जाता है, ठीक है, टॉनिक में किया जाता है, और जो है टिंचर आयोडीन बनाने में भी किया जाता है, टिंचर आयोडीन बनाने में भी किया जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो, तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा पीने पर नशा हो जाता है। अगर मान लिया तनु एथेनॉल है, शुद्ध एथेनॉल है, जब शुद्ध एथेनॉल थोड़ी सी पिएंगे तो नशा हो जाता है। अब बच्चों इसे तो पीना नहीं चाहिए, क्योंकि एल्कोहल पीने से क्या होता है, नशा, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है हमारी, ठीक है, और नींद भी धीरे धीरे कम आने लग जाता है। लीवर और किडनी ये ऐसे पार्ट है जो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है, ठीक है बच्चों। और डैमेज होने के बाद फिर हमारी मौत हो जाती है। इसलिए इससे दूरी बना के रखना चाहिए, इसका सेवन है जो नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ पे उनके जो पेरेंट्स है बहुत ज्यादा पीते हैं, जैसे पापा बहुत ज्यादा दारू पी रहे हैं, उनका पूरा घर बर्बाद हो गया, वो घर अपना घर से सामान बेच देते हैं, अपने बच्चों का देखभाल नहीं करते सही से, घर चलाते नहीं है, इसलिए पूरा फैमिली का परेशान हो जाता है। इसलिए बच्चों इसका लत जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है। हर साल जो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं दारू के कारण, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। दोपहर के टाइम पे या सुबह शाम के टाइम पे जाओ ठेके की तरफ, पी के पड़े रहती, इतनी भीड़ लगी होती है, इतनी भीड़ लगी होती है कि ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोग यहीं पे आके पी रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये भी एक नशा होता है, इससे दूरी बना के रखना चाहिए। अब देखना बच्चों, एथेनॉल के रासायनिक गुण क्या है। जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम के साथ। जैसे देख लो बच्चों, ये हमारा एथेनॉल हो गया और ये जो सोडियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है बच्चों, जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएगा तो सोडियम एथोक्साइड बनेगा। इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम एथोक्साइड कहते हैं, ठीक है, सोडियम एथोक्साइड है। पेपर में सवाल कैसा आएगा, पेपर में तुमसे क्या है, जब एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवाते तो रासायनिक समीकरण लिखो। तो ये वाला समीकरण बच्चों याद कर लेना सही से, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है कि किस तरीके से जब सोडियम की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ करवाते हैं तो सोडियम एथोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड बनता है और पानी जो बाहर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देख लो, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है पेपर में कई बार आ चुका है, ये जो है पेपर में कई बार आया हुआ सवाल है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया, देखो बच्चों ये हमारा एथेनॉल हो गया, ये क्या हमारा एथेनॉल हो गया,
जब एथेनॉल को गर्म किया जाता है H2SO4 की उपस्थिति में, जब एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एथीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एथीन। क्योंकि बच्चों यहाँ पे दो आवत बन रहा है और दो आवत किसमें बनता है? एल्कीन में बनता है, और एल्कीन में हमेशा इन का साउंड आता है, तो बच्चों क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। और बच्चों एल्कीन में क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है कार्बन के दुगने से दो ज्यादा होता है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? दो कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? चार है, दुगने के बराबर होता है। बच्चों एल्कीन में जो हाइड्रोजन होता है कार्बन के दुगने के बराबर होता है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? दो है, हाइड्रोजन कितने हो गए? चार हो गए। इसे हम क्या कहेंगे? एथीन कहेंगे। और बच्चों यहाँ पे सवाल देखो क्या पूछा जाता है। सवाल ये पूछा जाता है कि पहला सवाल ये है कि निर्जलीकरण किसे कहते हैं? इसी से रिलेटेड ध्यान रखना, निर्जलीकरण किसे कहते हैं? तो बच्चों जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 अम्ल की अधिक मात्रा के साथ गर्म करने पर एथेनॉल एथीन में बदल जाता है। एथेनॉल किसे बदल गया? एथीन में बदल गया। एथेनॉल किसे बदल गया? एथीन में बदल गया। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निर्जलीकरण कहते हैं। जब एथेनॉल एथीन में बदल जाता है किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल को बाहर निकाल देना। देखना बच्चों, जल बाहर निकल गया ना, इस तरफ जल नहीं था लेकिन इस तरफ क्या आ गया? जल आ गया। जल को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। और जल को बाहर किसने निकाला? H2SO4 ने निकाला। जल को बाहर किसने निकाला? H2SO4 ने निकाला। कहां से निकाला? एथेनॉल से निकाला। एथेनॉल में से H2SO4 ने क्या किया? जल को बाहर निकाल दिया। एथेनॉल में से H2SO4 ने क्या किया? जल को बाहर निकाल दिया और क्या बना दिया? एथीन बना दिया। और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निर्जलीकरण कहते हैं। और ये जो है पेपर में कई बार आ चुका है। इधर समझ ले, यहाँ समझा रहा हूँ मैं, सुन रही है ना? अभी सवाल पूछूंगा तुमसे, ठीक है? तो बच्चों एथेनॉल को एथीन बनाते हैं तो H2SO4 क्या करता है? इसमें से जल को बाहर निकाल देता है। जल को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। और इसी अभिक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। और बच्चों कई बार पेपर में आया हुआ सवाल है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। और सबसे ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये वाला सवाल भी कई बार आ चुका है। देखो ध्यान से, एथेनॉल से एथीन बनाने में H2SO4 की क्या भूमिका है? मतलब जब एथेनॉल से एथीन बनाते हैं तो H2SO4 क्या करता है? H2SO4 है जो क्या करता है? तो सिंपल याद रखना है, H2SO4 निर्जलीकारक है। क्या है कि निर्जलीकारक है। निर्जलीकारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल को बाहर निकाल रहा है। ये क्या कर रहा है? जल को बाहर निकाल रहा है, इसलिए इसको निर्जलीकारक कह रहे हैं। क्योंकि क्या कर रहा है? जल को है जो बाहर निकाल रहा है, पानी को बाहर निकाल रहा है। जो निकालता है उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। तो ये क्या है? निर्जलीकारक है और एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। और एथेनॉल को क्या करता है? जल से अलग कर देता है। ठीक है, एथेनॉल में से जल को क्या करता है? अलग कर देता है। और इसकी यही भूमिका अगर पूछेगा H2SO4 की क्या भूमिका है तो क्या बताना है? क्यों ये जो है एक निर्जलीकारक के रूप में काम करता है और एथेनॉल में से जल को बाहर निकाल देता है और एथीन बना देता है। क्या बनाता है? एथीन बना देता है। ठीक है, एथेनॉल में से जल को बाहर निकाल देता है और क्या बनाता है? एथीन बना देता है। इसलिए इसको निर्जलीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निर्जलीकारक कहते हैं। ध्यान से समझते जाना। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है एथेनोइक अम्ल। ये ध्यान रखना, कई बार आ चुका है पेपर में। आज जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चनों पे ध्यान देना सही तरीके से। इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, नहीं तो पेपर में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है, हमारे पास 2 महीने का टाइम है। अगर हम 2 महीने लगातार पढ़ेंगे तो बच्चों हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं और बढ़िया नंबर आ सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे पूरे साल मेहनत कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो अब से भी शुरू करेंगे मेहनत करना, तब भी ये जो 80 के ऊपर नंबर आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देख लो एथेनोइक अम्ल के बारे में बात करते हैं। एथेनोइक अम्ल जो है बच्चों, इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। जब भी जहां पे भी नोइक आ जाएगा, जहां पे भी नोइक आएगा वहां पे COOH जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा? COOH। जहां पे भी नोइक रहेगा वहां पे हमेशा COOH जुड़ा रहेगा। अब बच्चों इसका संरचना पहले भी हमने पढ़ा था। लास्ट वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ जाएगा और सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ जाएगा। और इस कार्बन के आवंत को पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्योंकि कार्बन को कितने आवंत चाहिए? 4 चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखो बच्चों, एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, कभी कभी एथेनोइक अम्ल की जगह एसिटिक अम्ल लिखा रह जाता है कि एसिटिक अम्ल क्या होता है। तो एथेनोइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल कहते हैं। अगर तुमसे ये पूछ लिया कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला बताओ, सूत्र बताओ, तो ये बता देना है। संरचना बनाओ तो ये बना देना है, क्योंकि एथेनोइक अम्ल को भी क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों
जो एथेनोइक अम्ल है हमें पता है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से के समूह से संबंधित है, यानी कि जो एथेनोइक अम्ल है या प्रोपेनोइक अम्ल है जिसमें भी नोइक आ जाएगा तो कौन से समूह से संबंधित होगा? वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह से संबंधित होगा। अगर किसी में नोइक शब्द आ रहा है, नोइक अम्ल आ रहा है तो समझ जाना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही संबंधित है, इसके अलावा किसी और से संबंधित नहीं है। उसके बाद बच्चों देख लो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन, जब एसिटिक अम्ल को 3 से 4% पानी में मिला देते हैं, मान ले पानी है उसमें 3 से 4% जो है एसिटिक अम्ल है तो बच्चों क्या बन जाता है? सिरका बन जाता है। ठीक है, अगर मान लिया पानी है उस पानी के अंदर 3 से 4% जो है एसिटिक अम्ल है मतलब एथेनोइक अम्ल है तो उसे हम क्या कहेंगे? सिरका कहेंगे। और सिरका का प्रयोग कहाँ किया जाता है पता है? तुम्हें चाउमीन में भी डालते हैं, अचार सिरका होता है, अचार में इसका प्रयोग किया जाता है कि ताकि अचार खराब ना हो। इन सब में जो सिरके का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बच्चों शुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होता है 290 केल्विन होता है, मतलब 290 केल्विन होता है। जो प्योर एथेनोइक अम्ल होता है उसका जो गलनांक होता है 290 केल्विन होता है, इसलिए सर्दियों में जम जाता है। इसलिए क्या होता है? सर्दियों में जम जाता है। और जब ये सर्दियों में जम जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड पे ध्यान देना। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, तो क्या बताना है? जो एसिटिक अम्ल है या एथेनोइक अम्ल है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल जो है सर्दियों में जम जाता है, ठंडी जलवायु में क्या होता है? जम जाता है, और इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। सवाल तो किसी तरीके से पूछ सकता है, तुमसे पूछेगा ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम बताओ, एथेनोइक अम्ल बता देना है। या तुमसे ये पूछेगा एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है, तो क्या बताना है? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है 290 केल्विन होता है, इसका गलनांक जो होता है कम होता है, 290 केल्विन होता है, और ये आसानी से क्या होता है? जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था हमारा एथेनॉल के बारे में, इसके रासायनिक गुण के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये, और इसमें से एक नंबर का सवाल पूछेगा, और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही तरीके से कर लेना है, ये पेपर में जरूर आता है। और बच्चों इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। और सिरका कब बनता है या एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, ये भी बच्चों बिल्कुल सही तरीके से याद कर लेना। आगे का जो हमारा टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण क्या है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एस्टर के बारे में, एस्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्टर ही उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? एक बार मैं पूछ लेता हूँ, जल्दी जल्दी बताते जाना, ठीक है, जल्दी जल्दी क्या करना है? बताते जाना है। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, निर्जलीय कारक किसे कहते हैं? निर्जलीय कारक किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ। निर्जलीय कारक का उदाहरण दो। H2SO4 को निर्जलीय कारक कहते हैं। बच्चों क्या तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो? H2SO4 को निर्जलीय कारक कहा जाता है क्योंकि H2SO4 जो है इथेनॉल में से पानी को बाहर निकाल देता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दो सही से, बोर्ड का पेपर आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, और मेहनत करो, मैं मेहनत करवा रहा हूँ, तुम मेहनत करो सही से। ठीक है, और बच्चों आज के हमारा यही है, अगली क्लास में पढ़ेंगे एक टॉपिक रह गया, एक तो इसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे अगली क्लास में, और साबुन का पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा।